गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कैलेंडर किसे कहते हैं। किसी भी वर्ष में दिन, महीना और तिथि को व्यक्त करने वाली तालिका को कैलेंडर कहा जाता है। देखिए, इस कैलेंडर में आपका माह की बात की जाए, इसमें आपका माह होता है 28 दिन का भी, 29 दिन का भी, 30 दिन का भी और 31 दिन का भी। इसमें माह की बात की जाए तो 28, 29, 30 और 31 दिन का माह होता है। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है। जब फरवरी 28 दिन का होता है तो ये आपका समान वर्ष कहलाता है, जिसमें दिनों की संख्या क्या होती है 365। लेकिन यही फरवरी अगर 29 दिन का हो तो वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। इसमें दिनों की संख्या होती है 366। अगर इसमें माह की बात की जाए तो इसमें आपका माह जो होता है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सभी आपका 31 दिन का होता है। उसी में बात की जाए फरवरी, तो ये आपका कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। और उसी बात की जाए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर की, तो ये आपका 30 दिन का होता है। बात करते हैं सामान्य वर्ष की। ठीक है। तो जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगता है, 4 से भाग नहीं लगता है, वो आपका सामान्य वर्ष कहलाता है। इसमें अगर विषम दिन की संख्या की बात की जाए तो विषम दिन की संख्या कितने होते हैं? 1 होते हैं। जैसे आप कहिए 18, 21, ठीक है, 30, ये सभी वर्ष जो है वो क्या है? समान वर्ष, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष की बात करते हैं तो जिस वर्ष में 4 से भाग लगता है वो लीप वर्ष कहलाता है। 4 से भाग लगता है वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। इसमें विषम दिन की संख्या की बात की जाए तो विषम दिन की संख्या क्या होती है? 2 होती है। जैसे आप ले लो, इसमें 20, 24, 48, ये सभी आपका क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि इन सभी में 4 से भाग लगता है। तो जिसमें 4 से भाग नहीं लगता वो समान वर्ष होता है। इसमें विषम दिन की संख्या 1 होती है। जिसमें 4 से भाग लगता है वो लीप वर्ष होता है, उसमें विषम दिन की संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं शताब्दी वाले वर्ष के लिए। देखिए, शताब्दी वाले वर्ष के लिए आपको याद रखना है, इसमें आपका समान वर्ष जो होता है अगर 400 से भाग न लगे तो समान वर्ष होगा। अगर किसी शताब्दी वाले वर्ष में 400 से भाग न लगे तो वो समान वर्ष होगा। लेकिन इसमें लीप वर्ष की बात की जाए तो जिसमें 400 से भाग लगे, 400 से भाग लगे तो वो आपका लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। यानी कि अगर किसी भी शताब्दी वाले वर्ष में
400 से भाग लगेगा तो वो लीप वर्ष होगा, अगर 400 से भाग नहीं लगे तो वो समान वर्ष होगा। जैसे बात की जाए 100, बात की जाए 200, 300, 500, ये सभी जो वर्ष है इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, ये आपका समान वर्ष है। लेकिन वहीं पर लीप वर्ष की बात की जाए तो आप ये कहो 400, 800, 1200, 1600, ये सभी वर्ष जो है वो सभी क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि इन सभी में 400 से भाग लगेगा। तो 400 से भाग ना लगे तो समान वर्ष, 400 से भाग लगेगा तो लीप वर्ष। ठीक है, अब आप यहाँ जान लीजिए कि समान वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगर समान वर्ष हो तो पहला और अंतिम दिन समान होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2009 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि समान वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। ये कंडीशन समान वर्ष के लिए होता है। अब बात करते हैं लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बल्कि एक दिन अधिक होता है। एक दिन अधिक होता है। लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, एक दिन अधिक होता है। जैसे बात की जाए कि 1 जनवरी 2000 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा, तो सोमवार ही नहीं होगा, एक दिन अधिक होगा, यानी सोमवार का एक दिन बाद मंगलवार क्या होगा, मंगलवार होगा। एक अब देखिए आप कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ते या घटाते तो वही दिन प्राप्त होता है जो रहता है। जैसे बात की जाए अगर 2 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन जोड़िएगा तो 9 तारीख को भी सोमवार होगा, फिर 7 दिन जोड़िएगा तो 16 तारीख को भी सोमवार होगा, फिर 7 दिन जोड़िएगा तो 23 तारीख को भी सोमवार होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी दिन में हम 7 जोड़ते या घटाते तो वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 2 तारीख को सोमवार है, 9 को भी सोमवार, 16 को भी सोमवार, 23 को भी सोमवार। अगर बात करते हैं कि 20 तारीख को रविवार है, 20 तारीख को अगर रविवार है तो 7 दिन घटा लीजिएगा तो 13 तारीख को भी रविवार होगा, फिर 7 दिन घटाइएगा तो 6 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं के बाद। देखिए के बाद के अर्थ में आपको याद रखना है कि जितने दिन के बाद कहता है उसमें हम एक दिन बढ़ाकर लेते हैं। ठीक है, जितने दिन के बाद कहेगा उसमें एक दिन हम बढ़ाकर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहे कि 10 फरवरी के 4 दिन बाद की तिथि, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 फरवरी के 4 दिन बाद की तिथि क्या होगा, तो 10 फरवरी के 4 दिन बाद यानी कि आपको 5वां दिन लेना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 5, यानी कि 10 फरवरी के 4 दिन बाद की तिथि क्या होगा,
तो 15 तारीख होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब है आपका के पहले। अब के पहले में आपको याद रखना है कि जितने दिन पहले की बात की जाए उतना ही दिन भी घटाना है। के बाद के अर्थ में जितना दिन कहा जाए उससे एक बढ़ा कर लेना है, लेकिन के पहले के अर्थ में जितना दिन पहले कहा जाए उतना ही दिन घटाना है। जैसे यही कहा जाता है कि 10 फरवरी के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले की तिथि। तो 10 फरवरी के 4 दिन पहले की तिथि की बात की जाती, तो 10 में से आप 4 को घटा दो, यानी क्या मिलेगा 6 फरवरी। क्या मिलेगा 6 फरवरी। लेकिन यही कहा जाता है 10 फरवरी के 4 दिन बाद की तिथि, तो 10 प्लस 4 दिन बाद तो 5वां दिन लेते हैं। बाद कहा जाए तो एक दिन बढ़ा कर लेंगे, अब पहले कहा जाए तो जितना दिन पहले कहा जाए उतना ही हम घटा के लेंगे। ठीक है, अब आपके हैं से बाद या से पहले। से पहले इसमें आपको याद रखना है कि जितने दिन से बाद या जितने दिन से पहले बात की जाए उतना ही घटाएंगे। ठीक है, जैसे यही कहता है कि 10 फरवरी से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो आप यहाँ पर लेते की तिथि। मान लीजिए 10 फरवरी से 5 दिन बाद की तिथि कहा जाता, तो यहाँ से क्या होता है 10 प्लस 5 15। अगर यही कहा जाता है कि 10 फरवरी से 2 दिन पहले की तिथि, तो 10 फरवरी से 2 दिन पहले की बात की जा रही है, तो 10 माइनस 2, तो उसके पहले क्या हो जाएगा 8 फरवरी। 10 फरवरी से 2 दिन पहले की तिथि क्या होगा 8 फरवरी। तो से बाद और से पहले में आपको यही ध्यान रखना है कि जितने दिन के बाद या जितने दिन पहले कहा जाए उतना ही दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन के बाद वाले में क्या होता है कि जितने दिन के बाद कहा जाए उसमें हम एक दिन बढ़ाकर लेते हैं, ये के बाद वाले के अर्थ में। लेकिन से बाद वाले के अर्थ में ऐसा नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि समान वर्ष में लीप वर्ष, समान वर्ष में लीप वर्ष और विषम दिन निकालना। यानी कि एक समान वर्ष में हम लीप वर्ष और विषम दिन कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, अगर इस 45 वर्ष में हम निकालना चाहते हैं कि कितना लीप वर्ष और कितना समान वर्ष है, तो इसके लिए आपको क्या करना, पहले हम लीप वर्ष निकालते हैं। तो 45 में आपको 4 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, तो ये कितने मरतबा रहेगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, तो इसमें लीप वर्ष की बात किए तो 11 वर्ष हुआ। तो समान वर्ष कितना होगा, समान वर्ष की बात की जाए तो इसमें समान वर्ष कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 34 वर्ष होगा। समान वर्ष की बात किया तो कितना हुआ 34 वर्ष। इसमें अगर विषम दिन की बात की जाए तो विषम दिन कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। और समान वर्ष में कितने विषम दिन 1, तो समान वर्ष 34 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और आप 7 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 34 बाई 7। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो ये मिलेगा 6 5 7। ठीक है, तो यहाँ से आप भाग दीजिए 8 मरतबे, तो विषम दिन क्या बचा आपको 0 बचा, इसमें शेष नहीं बचा। ठीक है, तो विषम दिन इसमें क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो आप यहाँ से ये जान लीजिए कि दिनों में विषम दिन निकालना, अगर 31 दिन है तो उसमें विषम दिन कितना होगा, 31 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 3, यानी कि इसमें विषम दिन 3 होगा। अगर कोई 30 दिन का है तो इसमें अगर विषम दिन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसमें विषम दिन आ जाएगा आपका 2। अगर 29 दिन का है तो इसमें विषम दिन की बात की जाए तो 29 बाई 7,
1 आएगा। अगर 28 दिन का है तो इसमें विषम दिन की बात की जाए तो इसमें विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आपको याद रखना कि अगर 31 दिन का हो तो विषम दिन 3 होगा, 30 दिन का हो तो विषम दिन 2 होगा, 29 दिन का होगा तो विषम दिन 1 होगा, और 28 दिन का हो तो विषम दिन 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शताब्दी वाले वर्ष में विषम दिन निकालना। देखिए शताब्दी वाले वर्ष में विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका 100 वर्ष है तो इसमें आप निकालेंगे विषम दिन, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको 1 से 99 तक ही लेना होगा। तो यहाँ पर पहले आप लीप वर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें लीप वर्ष क्या हो जाएगा, तो 99 में आप भाग दो 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 दूना 8, और फिर हो जाएगा 4 चौके 16, यानी लीप वर्ष क्या हो गया, 24 वर्ष। और समान वर्ष की बात की जाए तो 100 में से आप 24 को घटाओ, तो 100 में से आप 24 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 76 वर्ष। यानी लीप वर्ष 24 वर्ष और समान वर्ष क्या हो गया, 76 वर्ष। तो यहाँ से अगर आप विषम दिन निकालते हो तो विषम दिन क्या हो जाएगा, तो 24 गुने 2, क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है, तो 2 से गुना कीजिए, और समान वर्ष में 1 होते तो 1 से कीजिए बटे 7, ये 48 और ये 76/7। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये 124/7 आप भाग दो तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 सते का 49, बचेगा 5 दिन। कितना बचेगा, 5 दिन। यानी कि अगर 100 वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितना होगा, 5 होगा। तो 100 वर्ष में 5 होगा, तो 200 वर्ष में उसी तरह आप निकालोगे तो 200 वर्ष में कितना आता है, 3 दिन आता है। ठीक है, 300 वर्ष में निकालोगे तो विषम दिन कितना आता है, 1 दिन आता है। 400 वर्ष में अगर निकालते हो तो विषम दिन क्या आता है, 0 आता है। और 100 वर्ष में आपने क्या देखा कि 100 वर्ष में कितना आया विषम दिन, 5 आया। तो ये बात आप याद रख लो कि 100 वर्ष में 5 दिन विषम दिन आएगा, 200 में 3 दिन आएगा, 300 में 1 दिन आएगा, और 400 में 0 दिन आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका इस टाइप से होगा कि यदि एक ही वर्ष में 2 डेट और 2 अलग अलग महीना दिया हो, एक ही साल की बात हो, उसमें 2 डेट दिया हो और दोनों महीना अलग अलग दिया हो, तो पहले डेट का जो दिन था, तो पहले डेट का जो दिन था वही दूसरे वाले डेट का दिन होगा। मतलब जो पहले वाले डेट का दिन था वही दूसरे वाले डेट का भी दिन होगा, यदि विषम दिन में 7 से भाग लगे तो। यानी कि जो उसके बीच विषम दिन आएगा, उस विषम दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो पहले वाले डेट का दिन था वही दूसरे वाले डेट का दिन होगा। जैसे बात करो कि 1 मई 2000 को अगर रविवार है, 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके बीच आप क्या करो, विषम दिन निकालिए। तो यहाँ पर देखिए विषम दिन कितना हो जाएगा, तो मई में विषम दिन की बात की जाए तो 30, जून में बात की जाए तो जून में भी आ जाएगा आपका 30, और जुलाई की बात की जाए तो ये हो गया 31। यानी इसमें विषम दिन की बात की जाए तो 2, 2, 3, कितना आया, सब 7 आया। ठीक है, अब इन 7 में आप क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इस विषम दिन के योग में 7 से भाग पूरी तरह लग रहा है। ठीक है, वही बात कहते हैं कि विषम दिन में 7 से भाग लगे तो हमने विषम दिनों का योग निकाला, तो इन सभी विषम दिनों का योग हम निकाला तो 7 है, उसमें 7 से पूरी तरह भाग लग रहा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पहले वाले डेट को जो दिन था वही दिन दूसरे वाले डेट तब होगा जब 7 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर रविवार ही होगा, क्योंकि पहले वाले डेट को रविवार था, अगर पूरी 7 से भाग लगा तो दूसरे डेट को भी रविवार ही होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही सीखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।